आप सबका अभिनंदन। हम अपनी रचना जिंदगी और नौ उपन्यास लेकर उपस्थित हैं। ये वर्षों पूर्व प्रकाशित उपन्यास है। प्रस्तुत है उपन्यास का तीसरा भाग। शाम का अंधकार फैल चुका था। कहीं कहीं से प्रकाश झांक रहा था। किसी किसी के दरवाजे पर लोग प्रकाश में गप्पे उड़ा रहे थे। खेती से संबंधित, समाज की घटना से संबंधित, अधूरी राजनीतिक से संबंधित। गांव के सरपंच के दरवाजे पर लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। सरपंच साहब स्वयं मध्य में बैठे हुए थे। वे अपने पक्के सिद्धांत की व्याख्या बन बन कर रहे थे, किंतु गांव के झोला छाप डॉक्टर, जो अपनी प्रैक्टिस के बदौलत गांव की मूर्ख जनता को अपने दबदबा में रखते थे, वे सरपंच के ठीक सामने बैठे हुए थे और उनकी हरेक बात की आलोचना कर रहे थे। बीच बीच में तनाव की स्थिति हो जाती थी, तब डॉक्टर साहब उनसे चाचा भतीजा का संबंध स्थापित करके तनाव को उड़ा देते थे। तभी एक 10 साल का लड़का दौड़ा हुआ आया और बोला, मालिक साहब जरा जल्दी चल के देखिए, मधु बाबा को हवा लगल है। इतना सुनते ही उस सभा में खलबली मच गई। कोई अपने खड़ाओं में पैर डालते हुए, तो कोई जूता को चप्पल की तरह फटफटाते हुए, कोई अंगोछा को झाड़ते हुए बड़ी तेजी से मधुलाल की घर की ओर लपके। मधुलाल एक टूटी हुई चारपाई पर पड़ा हुआ था। कभी कभी कराहने का स्वर उसके मुंह से निकल पड़ता था। उसकी पत्नी सुरजी बैठकर पांव दबा रही थी। ग्रामीण लोग कुछ खड़े तथा कुछ बैठ गए थे। गांव के ही तिरपेखन मरर सरपंच की ओर देखकर बोले, क्या देखते हैं सरपंच साहब, इसको दुख बीमारी नहीं है, हवा उबा लगल है। कमाने के पीछे रात बिरात कुछ नहीं बूझता है मधुआ। राम सुखावन भीड़ से बाहर निकल आया। राम सुखावन को बराबर सत्तों से किसी न किसी बात को लेकर तनाव हो जाया करता था। राम सुखावन कम पढ़ा लिखा और अपने को महान समझने वाला व्यक्ति था। जानता कुछ नहीं, किंतु बात संसद की करता था। छोटा मोटा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी की शब्दों में कल का छोकरा था। राम सुखावन तिरपेखन मरर के नज़दीक जाकर बोला, मंडल जी, दिन रात काम नहीं करेगा तो पढ़ा लिखा निखट्टू नवाब को खिलाएगा कहाँ से। दिन भर तो केवल प्रोग्राम ही बनाता है। आज यहाँ जाना है तो कल वहाँ जाना है। उसका इशारा सतेंद्र की ओर था। सतेंद्र को क्रोध आया, किंतु वह उसे पचा गया तथा दूसरी ओर देखने लगा। सरपंच साहब की बातों में सतेंद्र बराबर दखल दिया करता था, इसलिए सरपंच साहब भी अंदर से उस पर क्रोधित ही रहते थे। उन्होंने सतेंद्र की ओर आंख चढ़ा के बोला, इधर उधर क्या देखते हो, बाप मरा जा रहा है और टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है। जल्दी से कोई उपाय करो, अगर मधुआ मरा तो पता चलेगा बबुआन साहब। तिरपेखन मरर पुराने रीति रिवाज को मानने वाले लोग थे। उन्होंने उपस्थित लोगों के मध्य एक नज़र डालते हुए कहा, अरे ओझा धैम है कि नहीं, हवा वाली बात है तो ओझा गुनी से ही काम चलेगा। कंतलाल मरर बीच में ही टपक पड़ा, मंडल धैम घर पर नहीं है, उसके पास आदमी गया था, नहीं होता है तो मुसहरनिया से डल्लू धैम को बुला लिया जाए।
सत्येंद्र चुपचाप उठकर वहाँ से चल दिया। अगल बगल के पड़ोसी सब तंत्र मंत्र करने के लिए आदमी को बुलाने चले गए। कुछ आदमी पूजा की सामग्री इकट्ठा करने लगे, कुछ लोग बातचीत कर रहे थे तथा तमाकू और बीड़ी भी पी रहे थे। त्रिपेखन मरर बीड़ी में कस लगाते थे और सूरजी को ढाढ़स भी बंधाते थे। कुछ देर के बाद सत्येंद्र गांव के डॉक्टर के साथ वहां पहुंचा। तब तक वहां 2-3 ओझा गुनी जमा हो गए थे। मंत्र पढ़कर मिट्टी के छोटे छोटे कण वे मधुलाल के शरीर पर फेंक देते थे। एक धाइम के हाथ में आहूत था जिसमें आग जल रही थी। मिट्टी के पात्र को मधुलाल के मुंह के पास ले जाकर आग की लपट को उसके मुंह की ओर फूंक मार रहे थे। डॉक्टर जब वहां पहुंचे तो ओझा लोगों में थोड़ा तैस आ गया। सत्येंद्र ने जब उन लोगों को हटने के लिए कहा तो धायम बिगड़ कर बोला, देवी देवता वाली बात में डॉक्टर भागडर से कुछ नहीं होने वाला है। देखते रहो समाज के लोग, इस सतबा रास्ता से कुरस्ता चल के बाप का जान ले लेगा। वे लोग एक किनारे जाकर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब खाट के किनारे बैठ गए। ओझागुनी लोग आपस में काना फूसी करके बोले, तो अब हम लोग जा रहे हैं। त्रिपेखन मरर, पीछे हम लोगों को दोख मत दीजिएगा। सत्येंद्र इन लोगों की बात से उब चुका था, इसलिए उसने कहा, खाने पीने का समय हो गया है, आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहते थे किंतु मधुलाल कराहने लगा, इसलिए उसका ध्यान उस तरफ हो गया। एक एक कर सभी वहां से खिसकने लगे। डॉक्टर साहब ने मधुलाल की नब्ज पकड़ते हुए फुसफुसाया, जय मां भवानी। सत्येंद्र आश्चर्यचकित होकर कुछ देर डॉक्टर को घूरता रहा। फिर जब उससे नहीं रहा गया तो बोला, डॉक्टर साहब, अभी तो आप रास्ते में तंत्र मंत्र की आलोचना कर रहे थे, ओझा गुनी को पुराने लकीर का फकीर कह रहे थे और अभी तुरंत भवानी को बुलाने लगे। डॉक्टर साहब नब्ज का परीक्षण कर चुके थे। कागज के एक टुकड़े पर इलाज के लिए दवा लिख रहे थे। उन्होंने कलम रोककर सिर को ऊपर की ओर उठाया, तुम अभी कुछ नहीं समझते हो, इस मामले में तुम अभी बच्चे हो। सत्येंद्र कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था किंतु स्थिति के अनुसार शब्दों में नरमी लाकर बोला, मैं बच्चा तो नहीं हूं, परंतु आप उस गेहूं के सदृश हैं जो पुराने और नए चक्की के बीच पीसा जा रहा है। आप किसी एक सिद्धांत को लेकर चलने के काबिल नहीं बने हैं। डॉक्टर साहब को इस बात से थोड़ा गुस्सा आ गया था जो उसके विचार को परिवर्तित कर रहा था। उन्होंने पुर्जा सत्येंद्र के हाथ में देते हुए कहा, ये सारी दवाई शहर से मंगानी पड़ेगी। सत्येंद्र का मस्तिष्क परिस्थिति की ओर मुड़ा। वह डॉक्टर साहब के बगल में बैठते हुए बोला, देखिए, घर में अभी एक पैसा भी नहीं है। आपके पास अगर कुछ दवा हो तो कृपया तत्काल मेरी सहायता कीजिए। कल तक किसी भी ढंग से पैसे का प्रबंध करूंगा। सत्येंद्र की मिन्नत करने से डॉक्टर साहब अपने बैग से सुई निकालकर भरने लगे। सुई देने के बाद उन्होंने अपना बैग संभाला तथा खड़ा होकर बोला, देखो, मेरे पास दवा नहीं है, अभी एक सुई मैंने लगा दी है, यथाशीघ्र दवा का प्रबंध करो, वरना कुछ हो जाएगा तो मुझे दोष मत देना। बरसात की रात, झिंगुरों की झंझनाहट, मेढकों की टर्राहट के बीच मधुलाल के कराहने का स्वर कभी कभी सुनाई पड़ रहा था। सत्येंद्र चिंता में घिरे बैठे हुए थे। गांव के सारे लोग चले गए थे। सूरजी धीरे धीरे मधुलाल का पांव दबा रही थी। सत्येंद्र के लिए बैठा रहना असहज हो गया तो वह चहलकदमी करने लगा। कभी कभी दोनों हाथ से अपने बाल को नोचने लगता था। रात धीरे धीरे जवान हो गई थी। सत्येंद्र कुछ देर तक सोचता रहा,
फिर बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। सुनो।